वेलकम बैक एवरीवन। जय हिंद आप सभी को। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारतीय तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारतीय तटरेखा की लंबाई आपकी है 11,098 किलोमीटर। 11,098 किलोमीटर, ये याद रखिएगा। ये कब से नया वाला डेटा जारी हुआ है आपका? 29 अप्रैल 2025 से जारी हुआ है। इसके पहले जो पुराना डेटा था उसमें कितनी लंबाई थी भारतीय तटरेखा की? तो वो 7516 किलोमीटर उसमें टोटल लंबाई थी। ये नया डेटा है आपका 29 अप्रैल 2025 से, तो 11,098 किलोमीटर ये डेटा याद रखिएगा। सबसे लंबी जो तटरेखा लगे हुए हैं भारत की, वो सबसे पहला गुजरात राज्य है जो सबसे लंबा तटरेखा वाला है, समुद्र से लगा हुआ। दूसरा आपका तमिलनाडु है। तीसरा आपका आंध्र प्रदेश, और सबसे कम जो है गोवा है आपका, 193 किलोमीटर ही लगा हुआ है। समुद्र से और तथ्यों के बारे में जान लेते तो जो भारत का समुद्री कानून है आपका, 12 नाटिकल मील तक समुद्र में भारतीय कानून प्रभावी होता है। 12 नाटिकल मील, और 1 नाटिकल मील में आपका होता है, 1 नाटिकल मील में 1.852 किलोमीटर, यानी 1852 मीटर कह सकते हैं 1 नाटिकल मील। इस तरह टोटल जो भारतीय कानून होगा आपका 22 किलोमीटर तक समुद्र में लागू होता है। तो नवीनतम आंकड़ों के अनुसार इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। भारतीय समुद्री सीमा से जो लगे हुए आपके देश हैं वो हैं आपके श्रीलंका है और मालदीव है। ये समुद्री सीमा साझा करते हैं, श्रीलंका और मालदीव। श्रीलंका को अब आज़ादी जो मिली है 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका आज़ाद होता है। इसकी सबसे बड़ी नदी जो है महावेली गंगा है। महावेली गंगा, आप लोग इसको नोट करते चलिएगा, महावेली गंगा। इसमें श्रीलंका में आपकी जाफना की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। श्रीलंका पूरी तरह से एक बौद्धिस्ट राष्ट्र है। यहाँ पे सबसे अधिक जो है सिंहली समुदाय का वर्चस्व है। यहाँ पे उनकी मिनॉरिटी, उनकी संख्या जो है ज़्यादा है। और आप सुने होंगे कि लिट्टे एक आतंकवादी संगठन वो श्रीलंका का ही है, जिन्होंने राजीव गांधी की हत्या की थी। मालदीव की बात करते हैं, यहाँ से 2 प्रश्न फेमस इसमें पूछा जाता है। एक द्वीपीय देश है, दूसरा कि इसकी राजकारी भाषा क्या है? दिवेही है। मालदीव की राजकारी भाषा क्या है? दिवेही है। और ये मूंगा चट्टानों से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? मूंगा चट्टानों से। इनमें से किस पर्वत को श्वेत पर्वत के नाम से जाना जाता है? तो इनमें से आपको धौलागिरी पर्वत को श्वेत पर्वत के नाम से जाना जाता है। हिमालय के बारे में आज हम इसमें जानेंगे। देखिए, हिमालय जो है, हम लोग सोचते हैं कि हिमालय पूरा जम्मू कश्मीर से लेके पाकिस्तान से लेके पूरा टोटल आपका अरुणाचल प्रदेश है तक अकेले कहीं हिमालय नहीं। हिमालय कुल टोटल इसमें 4 पार्ट। मान लीजिए तिब्बत वाला जो एरिया है इधर, ये ट्रांस हिमालय है। ये ट्रांस हिमालय है आपका। कौन सा हिमालय है? ट्रांस हिमालय। और थोड़ा उसके नीचे आएंगे तो आपको जो श्रेणी मिलेगी वो महान हिमालय मिलेगा, जिसमें आपका माउंट एवरेस्ट है। और थोड़ा नीचे आएंगे तो आप इधर भारत की तरफ आप आ रहे हैं तो इधर आपको मिलेगा लघु हिमालय। और इधर आप आ जाएंगे एकदम नीचे भारत की तरफ बिल्कुल, तो आपको मिलेगा शिवालिक हिमालय। कौन कौन सा इसको याद रखिए? ट्रांस हिमालय, महान हिमालय और लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। ये हिमालय कुल टोटल 4 श्रृंखलाओं में विभाजित किया गया है। सबसे पहले जो उधर है तिब्बत की तरफ यानी चाइना की तरफ है, वो ट्रांस हिमालय है। उसके आगे आएंगे तो जिसमें माउंट एवरेस्ट आपकी जो है विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, वो महान हिमालय में ही है। और ये महान हिमालय लगभग, ये माउंट एवरेस्ट आपका नेपाल में स्थित है। माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है 8,848 मीटर है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई। इसे नेपाल में सागर माथा कहा जाता है, सागर माथा। और तिब्बत में से चोमलोंगमा कहा जाता है। धौलागिरी पर्वत जो है आपका, ये धौलागिरी, माउंट मकालू, अन्नपूर्णा, ये तीनों जो पर्वत आपके हैं ये नेपाल में स्थित हैं।
नेपाल में स्थित है। धौलागिरी को ही सफेद पर्वत के नाम से जाना जाता है। नंदा देवी आपका जो पर्वत है ये उत्तराखंड में है और ये किस हिमालय में, महान हिमालय में है नंदा देवी। इसकी जो ऊंचाई है नंदा देवी की 1816 मीटर है, 7816 मीटर है, सॉरी 7816 मीटर है। ये उत्तराखंड में। माउंट मकालू की जो ऊंचाई है आपका 8485 मीटर है, 84 यानी 8485 मीटर है, 8485 मीटर है। ये भी नेपाल में। अन्नपूर्णा, इसकी जो लंबाई है 8091 किलोमीटर, इसकी अन्नपूर्णा की लंबाई। ये तीनों जो है आपके नेपाल रेंज में स्थित है और ये नंदा देवी आपका उत्तराखंड का है। कंचनजंगा जो है, कंचनजंगा चोटी, ये सिक्किम में है, ये भारत की चोटी है। सबसे अगर बड़ा पूछेगा भारत की चोटी तो केटू गार्डविन अस्टीन, केटू गार्डविन अस्टीन 8611 किलोमीटर, ये पाक अधिकृत कश्मीर में है आपका। तो ये भारत अपने यहाँ पे दावा करता है। तो 8611 किलोमीटर केटू की हाइट है। निम्न में से किस पठार को भारत का रूर कहा जाता है? तो भारत का रूर जो पठार है आपका वो कहा जाता है आपका छोटा नागपुर को पठार को। किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर कहा जाता है। और ये कितने राज्यों में फैला है? तो झारखंड में है, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आपका वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, ये फैला हुआ है। ये रूर क्यों कहा था? क्योंकि यहाँ पर खनिज की जो मात्रा है, आप ब्रक हो गया, आपका यूरेनियम हो गया, बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे पाया जाता है। खनिजों का भंडार है बिल्कुल यहाँ पे आपके छोटा नागपुर पठार में। और यहाँ पे कोयले की भी अच्छी खासी मात्रा है, तो इसीलिए इसे भारत का रूर कहा जाता है। इस पठार के बीचों बीच से आपका दामोदर नदी, दामोदर नदी इस पठार के बीचों बीच से ही होकर बहती है। ये पठार जो आपका 3 पठारों से मिलकर बना हुआ है। रांची का पठार, रांची का पठार और हजारीबाग और कोडरमा का पठार। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, ये याद रखिएगा, इसमें 1365 मीटर इसकी ऊंचाई है। और ये पारसनाथ, छोटा नागपुर पठार का सबसे ऊंची चोटी जो है पारसनाथ है। जिसकी हाइट कितना है? 1365 किलोमीटर है, 1365 मीटर है, सॉरी 1365 मीटर। तो छोटा नागपुर के पठार भारत को रूर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे खनिज की मात्रा बहुत ज़्यादा है। ये 4 राज्यों में फैला है, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में। इस पठार के बीचों बीच से जो नदी बहती है वो है दामोदर नदी। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है पारसनाथ है, जिसकी हाइट कितनी है? 1365 मीटर है। भारत के प्रथम महानवादी, भारत के प्रथम महानवादी एम.सी. सीतलवाड़ थे। कौन थे? एम.सी. सीतलवाड़। ये महानवादी क्या होता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में ये एक न्यायविद होता है, यानी कानूनविद होता है भारत सरकार का। और ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है। इसका कोई कार्यकाल फिक्स नहीं होता है। इसमें याद रखिएगा, डीप इसमें प्रश्न पूछता है। जो महानवादी होता है इसका कार्यकाल फिक्स नहीं होता है, ये राष्ट्रपति के अनुसार कार्यकाल इसकी होती है। जब राष्ट्रपति चाहेगा इसको हटा सकता है। राष्ट्रपति किसी को भी क्या न्यायविद नियुक्त कर सकता है? अटॉर्नी जनरल यानी महानवादी नियुक्त कर सकता नहीं। उसमें सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की एबिलिटी रखता हो, यानी गुण रखता हो। उसके बाद वो भारत के किसी भी न्यायालय में उसे बोलने का अधिकार है। वो भारत का कानूनी सलाहकार होता है। और ये राष्ट्रपति के अनुसार प्रसाद प्रयत्नानुसार इसका कार्यकाल होता है। ये 5 साल नहीं होता है, ये 1 साल भी हो सकता है, 6 साल भी हो सकता है, 7 साल भी हो सकता है, या 10 दिन भी हो सकता है। ये राष्ट्रपति तय करता है। तो महानवादी का कार्यकाल फिक्स नहीं होता। इस समय अगर वर्तमान में देखेंगे तो कौन है? भारत के महानवादी आर वेंकटरमण है और सबसे पहला एम.सी. सीतलवाड़ थे। गणेश वासुदेव मालवंकर ये प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मालवंकर जी थे। तो अनुच्छेद 76 में आपका ये महानवादी के बारे में दिया गया है। और उसी तरह से आपका जो महाधिवक्ता है राज्य में,
सेम उसी तरह से इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है अनुच्छेद 165 के तहत। सेम वही काम इसका होता है, जैसे ये महानवादी भारत का होता है उसी तरह से महाधिवक्ता आपका राज्य का होता है, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। निम्न में से किसे सर्वोच्च सम्राट के नाम से जाना जाता है? तो सर्वोच्च सम्राट के नाम से आपको अमजद अली खां को जाना जाता है। ये लाइन याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, अमजद अली खां। इन्हें पद्म भूषण दिया गया था 1991 में, और पद्म विभूषण इनको दिया गया था 2001 में, अमजद अली खां को। हरिप्रसाद चौरसिया जो हैं आपका ये बांसुरी वादक हैं, इनका जन्म प्रयागराज में हुआ था। जाकिर हुसैन आपकी ये तबला वादक हैं। तेरताली नृत्य किस राज्य में किया जाता है? तो तेरताली नृत्य जो है ये आपका मध्य प्रदेश में किया जाता है। तेरताली नृत्य कहाँ पे किया जाता है? मध्य प्रदेश में किया जाता है। मध्य प्रदेश के अन्य नृत्यों की मैं बात करें तो सैला नृत्य आपका मध्य प्रदेश में ही है। भगोरिया है आपका, भगोरिया मध्य प्रदेश में। हरियाणा में अगर नृत्यों में देखेंगे तो गुगा, धमाल। छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो आप पंडवानी इसी प्रसिद्ध जो कलाकार हैं तीजन बाई, फेमस है बिल्कुल। तीजन बाई किससे संबंधित है? छत्तीसगढ़ के पांडवानी नृत्य। महाराष्ट्र की अगर बात करेंगे तो इसमें कोली नृत्य आता है, कोली और तमाशा, ये दोनों नृत्य आपके महाराष्ट्र से हैं। प्लेइंग टू विन किसने लिखी है? प्लेइंग टू विन ये साइना नेहवाल ने लिखी है। प्लेइंग टू विन साइना नेहवाल ने। अभिनव बिंद्रा की जो पुस्तक है ए शार्ट एट हिस्ट्री, ये अभिनव बिंद्रा की पुस्तक है। डेविड बेकहम ये इंग्लिश फुटबॉलर हैं, ये इनकी जो पुस्तक है माई साइड ये डेविड बेकहम। सानिया मिर्जा की जो पुस्तक है द एस अगेंस्ट आर्ट्स, ये सानिया मिर्जा की है। साइना नेहवाल की प्लेइंग टू विन, अभिनव बिंद्रा की ए शार्ट एट हिस्ट्री, डेविड बेकहम माई साइड। वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में आपका वित्त आयोग का जिक्र किया गया है। इसमें वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति होता है वो राष्ट्रपति करता है। किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा, और ये 5 वर्ष के लिए किया जाता है। कितने वर्ष के लिए किया जाता है वित्त आयोग? 5 वर्ष के लिए। इसमें एक अध्यक्ष अब प्लस 4 सदस्य होते हैं, प्लस 4 अन्य सदस्य होते हैं, यानी कुल टोटल इसमें 5 लोग होते हैं, अध्यक्ष प्लस 4 सदस्य। प्रथम वित्त आयोग जो अध्यक्ष थे वो 1951 में स्वतंत्र भारत के केसी नियोगी थे। कौन थे? केसी नियोगी। तो वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कितने साल के लिए? 5 वर्ष के लिए। वित्त आयोग का जिक्र किस अनुच्छेद में किया गया? 280 में। अध्यक्ष प्लस 4 सदस्य होते हैं इसमें। वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। कब? 1951 में। भाबर क्षेत्र किस भू आकृति विशेषता से संबंधित है? तो भाबर क्षेत्र जो है आपका ये भारत का गंगा का मैदान है, क्योंकि आपको पता है कि ये जो गंगा का मैदान है ये टोटल जलोढ़ मृदा से निर्मित है, और ये गंगा की सहायक नदियाँ और गंगा नदी के द्वारा ये मैदान बिल्कुल समतल है एकदम। यहाँ पे कृषि योग्य और जीवन को ये सुगम बनाता है। यहाँ पे
परिवहन के लिए, आपको पेयजल के लिए या कृषि के लिए। तो ये मैदान यहाँ पे जो भाबर क्षेत्र है किससे संबंधित है? आपका भारत की गंगा के मैदान से संबंधित है। किस भारतीय रॉकेट को फैट बॉय के नाम से जाना जाता है? तो GSL MK30, GSL MK30 ये भारत का बाहुबली रॉकेट है। इसे बाहुबली के नाम से भी जाना जाता है। इसे बाहुबली के नाम से भी जाना जाता है, बाहुबली। इसका वजन जो है 640 टन होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। SSC GD की जो आपकी वैकेंसी सितंबर अक्टूबर में आने वाली है वो बिल्कुल तैयार है आने के लिए। थोड़ा सा SSC के शेड्यूल में अभी जैसे एग्ज़ाम जो हैं डिले होते चले जा रहे हैं। CGL के एग्ज़ाम आपका होने वाला था अगस्त में, अभी तक वो भी डिले हुआ है। हो सकता है CGL के एग्ज़ाम अक्टूबर में जाए। उसकी वजह से SSC का जो आपका जनवरी फरवरी प्रस्तावित जनवरी मार्च, तो आप उसी को मान के चलिएगा। उसके आगे मत सोचिएगा कि अप्रैल भी में आ जाएगा, मई भी जाएगा। आप अपनी तैयारी फरवरी तक एकदम बिल्कुल कंप्लीट कर लीजिए और डेली एक मॉक टेस्ट लगाते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए। जो गलती हो जा रहा है उसको आप फिर सुधार कीजिए, तभी आप इसमें एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएंगे। नहीं तो ये सोचेंगे कि जब नोटिफिकेशन आएगा फिर मैं पढ़ाई करूँगा, तो आपको उस बच्चे से कंपटीशन है जो पीछे बार फाइनल मेरिट से बाहर हुआ है। कहीं ना कहीं उसमें से आधे बच्चे लगे हुए हैं, तो आपको उनको पीछे छोड़ना है, तभी आप सिलेक्शन के हकदार बन पाएंगे। नहीं तो अन्यथा सिलेक्शन भूल जाइए। ईमानदारी से अगर सही बता रहे हैं, अगर करना है तो बिल्कुल अभी से लग जाइए। आप प्रैक्टिस एक मॉक टेस्ट डेली लगाइए, कम से कम 7-8 घंटा समय दीजिए अपने आप को, टाइम देंगे तभी ये हो पाएगा। तब तक के लिए जय हिंद। अगली वीडियो कोशिश करेंगे कि अब ज़्यादा दिन नहीं है, अगले हो सकता है कल एक और वीडियो लेकर आएंगे।